गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मैं नीतीश सर आप लोगों के लिए फिजिक्स का अगला वीडियो लेके आया हूं। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है दर्पण के बारे में हमने आपको बहुत कुछ बता रखा है, बहुत कुछ सिखा रखा है। ठीक है, डेरिवेशन तक हमारी बात कंप्लीट हो गई थी। आज हम जो वीडियो लेके आए हैं, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और जो आपके डाउट थे उन डाउट को आज हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए आज हम ये आपका वीडियो लेके आज हम आए। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट, यहां तक आप लोगों की बात क्लियर है? क्लियर है या नहीं, पहले बताओ। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, तो जो आपके माय डियर स्टूडेंट डाउट थे, कल जो आपने डाउट पूछे थे उनको हम क्लियर कर दें, और जो अपने मन से हम प्रश्न लेके आए हैं बढ़िया, उन प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। ठीक है, तो इसी के लिए आज हम ये वाला प्रश्न, सॉरी ये जो हम वीडियो लेके आए हैं, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और इसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, और जो भी आपके प्रश्न होंगे अब हम जो प्रश्न लाए वो समझाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि माय डियर स्टूडेंट जो भी आपके डाउट हैं, ठीक है, उन डाउट को आज हम क्लियर कर दें, जो आपके प्रॉब्लम। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं स्नेल के नियम से। तो माय डियर स्टूडेंट, स्नेल का नियम होता है n बराबर साइन आई बटे साइन आर। ध्यान समझना क्या होता है। स्नेल के नियम से बात करें, साइन आई बटे साइन आर होता है, सॉरी ऊपर होता है आई, साइन आई बटे साइन आर, यही तो होता है। ठीक, अगर हम n, यहाँ n नहीं होता, n का मतलब होता है n2 बटे n1। क्या होता है? n2 बटे n1 होता है। अगर हम बात करें अपवर्तनांक की, ध्यान समझना, जो अपवर्तनांक होता है वो उसकी चाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अपवर्तनांक जो होता है वो चाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसीलिए यहां से जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है? वो बनता है n2 बटे n1। n2 बटे n1 बराबर v1 बटे n2 बटे n1 बराबर b1 बटे b2 बराबर, और n2 बटे n1 को हम क्या लिख सकते हैं? स्पेशल पता होगा n, n2 बटे n1 को हम स्पेशल n भी लिख सकते हैं या नहीं? इतनी बात क्लियर है? फिर समझ लो, n जो होता है n को हम लिख सकते हैं n2 बटे n1, और इसी जब चाल निकालते हैं तो b1 बटे b2 लिखते हैं। n2 बटे n1 को हम n ही तो कहते हैं, यानी मेरे कहने का मतलब है, क्योंकि जो n होता है वो चाल की व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऐसे समझ लो। जब n b के दुश्मन है तो सिखाया था आपको, तो जहां 2 ऊपर जाएगा तो b2 2 वाला पद नीचे आएगा, यानी चाल जो होती है वो अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मेरे कहने का मतलब जैसे चाल निकालना है, समझना, जैसे मान लो ये दो माध्यम है, ये कोई प्रकाश का पहले माध्यम से आ रही, दूसरे माध्यम में चली गई, हमें इनकी चालों का अनुपात निकालना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इनका अपवर्तनांक नहीं, पहले ध्यान रखो, तो हम क्या लिखेंगे, यहां पर जो अपवर्तनांक होगा, पहले माध्यम में जो अपवर्तनांक होगा और जो दूसरे माध्यम में अपवर्तनांक होगा, तो दूसरे माध्यम में जो अपवर्तनांक होगा उसमें पहले माध्यम का जब भाग देंगे तो जो हमें अनुपात मिलेगा वो हमारी उनकी चालों का अनुपात कहलाएगा। ध्यान से रखना, एक का नहीं। ठीक है, जैसे आपका कल आपका हीरे वाले प्रश्न था, तो मेरे कहने का मतलब वैसे तो जैसे मान लो, समझना ध्यान से, क्या हम बता रहे, जैसे वायु की बात करें, किसकी बात करें? वायु। कलर चेंज कर लें तो बात क्लियर हो जाएगी, कलर चेंज कर लें। अगर हम वायु की बात करें तो वायु जो होता है उसका अपवर्तनांक होता है 1.000 होता है। क्या बताए? वायु की बात करें तो उसका अपवर्तनांक होता है 1.0003 होता है, सही है। और हीरे की बात करें तो कितना होता है? 2.42 होता है, 2.42 होता है, सही है। तो अगर हम ध्यान समझना, अगर हम इसमें बात करें कि कोई प्रकाश है वो आपकी वायु से हीरे में जा रही, किस में जा रही? कोई आपकी प्रकाश किरण है वो आपकी वायु से हीरे में जा रही, ध्यान समझना, कहां से? वायु से, ये हमारा वायु है, कोई हमारी प्रकाश किरण वायु से कहां जा रही? हीरे में जा रही। ठीक है, तो कोई प्रकाश का जब हमारी वायु से हीरे में जा रही है तो हमारा यहां से क्या बनेगा? फॉर्मूला याद रखना, n2 बटे n1 बनेगा, n2 बटे n1 बनेगा। ठीक, और उनकी चाल निकालेंगे तो b1 बटे b2 बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। ठीक, n2 का मान हम यहां जब रखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2.42 आएगा, 2.42 आएगा। ठीक है, और अगर हम वायु की बात करें, किसकी बात करें? अरे भगवान, चला गया वो तो, ठीक है, चला गया। देखो, तो इतनी बात क्लियर। आगे देखो, तो हमने क्या बताया, जैसे हमने बताया n2 बटे n1 बराबर क्या हो जाएगा? b1 बटे b2 हो जाएगा। ठीक है, इनकी चालों का अनुपात। तो n2 का बात करें तो हीरे का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा? हीरे का अपवर्तनांक होगा 2.42, और वायु का बात करें तो इसका अपवर्तनांक होगा 1.0003 बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा b1 बटे b2 होगा।
तो माय डियर स्टूडेंट ये जो हमने बताया था 1.0001 लगभग है तो 1 के बराबर, हम मान सकते हैं कोई ज्यादा नहीं, लेकिन हमने इसलिए कहा था कि आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो शुद्ध कैलकुलेशन करें, इसलिए हमने कह दिया था कि थोड़ा सा मिस्टेक है, क्लियर करें, ठीक है। वैसे हम इतनी ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, इतनी ज्यादा क्लियर, क्योंकि जिसको लगभग समथिंग 1 मान के चलेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो जब इससे हम भाग देंगे, अगर 1 मान के चलेंगे नीचे वाले पद को, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.42 वही आएगा, और 1.0003 मानेंगे भाग देंगे तो कुछ डिस्टर्ब होगा। तो ये क्या हो गया, ये उनकी चालों का अनुपात हो गया। अतः वायु में प्रकाश की चाल और हीरे में प्रकाश की चाल का जो अनुपात है वो 2.42 हो जाएगा। मतलब क्यों, क्योंकि यहाँ 1 से भाग दिया तब आया ये मत समझना क्या कि हमने सिर्फ हीरे का, हमने इसलिए कंफ्यूजन के लिए दूर किया था कि आप लोग ये मत समझना कि वायु में प्रकाश की चाल और हीरे में प्रकाश की चाल का अगर अनुपात पूछें सिर्फ हीरे का लिख दो, सिर्फ हीरे का नहीं लिखना, दोनों माध्यमों का अपवर्तनांक का भाग देना है, क्योंकि वो यहां पर एक ऐसा हुआ है कि वायु का अपवर्तनांक इतना नगण्य है जो भाग देने पर इतना सेम टू सेम मिल गया। ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमने कह दिया था कि यहां से इसका भाग देंगे, जो क्लियर आएगा वो आएगा 2.3 कुछ करके, ठीक है, 2.398 ऐसे करके कुछ आएगा वैल्यू, तो वही आपका क्लियर आंसर होगा। अब बात क्लियर हो गई, यानी जो हम उनकी चालों का अनुपात निकालेंगे वो उनके अपवर्तनांक, उनके विपरीत अपवर्तनांक मतलब अपोजिट अपवर्तनांकों के अनुपात के बराबर होता, एक अपवर्तनांक के बराबर नहीं होता। यहां तक क्लियर है माय डियर स्टूडेंट? तो यहां तक इतनी बात क्लियर है, इतनी समझाई, ठीक है। अभी हम और प्रश्न लेके आएंगे तब और क्लियर हो जाएगा, इसलिए आज ये थोड़ा सा था, इसलिए हमने कहा इसको क्लियर कर दें। क्लियर है? चलो अब हम कुछ प्रश्न देखते हैं, जो हम प्रश्न माय डियर स्टूडेंट जो हम प्रश्न लेके आए उन प्रश्न को देखते हैं, ध्यान समझना। निम्न, सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से किस दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा तथा वस्तु के बराबर होता है? ध्यान समझना, निम्न में से किस दर्पण, ठीक, निम्न में से किस दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी? तो याद रखना माय डियर स्टूडेंट, आभासी प्रतिबिंब तो उत्तल दर्पण द्वारा बनता है, आभासी प्रतिबिंब अवतलु दर्पण द्वारा बनता है, याद रखना ध्यान से। आभासी जो प्रतिबिंब होता है वो उत्तल दर्पण द्वारा भी आभासी प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण द्वारा भी आभासी प्रतिबिंब बनता है, और समतल दर्पण द्वारा भी आभासी प्रतिबिंब बनता है। सही है? अब देखो, अब ध्यान क्या रखना है, इसने कहा सदैव आभासी बनता है, तो सदैव आभासी कहां बनता है? सदैव आभासी उत्तल दर्पण भी बनता है, ध्यान से रखना। सदैव आभासी की बात करें, कि हमने बताया तो उत्तल दर्पण में सिर्फ एक ही इमेज बनती है, वो आभासी प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है। लेकिन फिर उसने एक शब्द लगा दिया, और अवतल दर्पण हमेशा आभासी नहीं बनता है। कब? छठवीं कंडीशन सिर्फ आभासी बनता है, लेकिन एक कंडीशन और लगा दी, सदैव आभासी सीधा तथा क्या कह दिया? वस्तु के बराबर। बस यही कंडीशन से ये अवतल दर्पण उत्तल दर्पण कैंसिल हो गया, क्योंकि उत्तल दर्पण में बस जो प्रतिबिंब बनता है वो बराबर तो नहीं बनता है, बड़ा बनता है, ठीक है, बराबर तो नहीं बनता है। इतनी बात क्लियर? ठीक, तो बस याद रखना, सदैव आभासी की बात करें तो उत्तल में बनता है, लेकिन जैसे ही उसने कह दिया वस्तु के बराबर, तो आपका आंसर होगा कौन सा? समतल दर्पण। याद रखना, समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब, हमने सिखाया था, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर रखी होती, प्रतिबिंब भी उतनी दूरी पर तथा लगभग बिल्कुल वस्तु के बराबर बनता है, बताया था, कंडीशन हमने पढ़ाया था, वही है। अतः वस्तु समतल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा तथा हमेशा वस्तु के बराबर बनता है, किसमें? समतल दर्पण। अगर ये वस्तु के बराबर शब्द ना लगा होता तो आपका आंसर उत्तल दर्पण हो जाता। बात क्लियर है? कि उत्तल दर्पण प्रतिबिंब सदैव आभासी बनता है लेकिन वस्तु के बराबर नहीं बनता है, तब आपका आंसर, अगर ऐसा हो कि सदैव आभासी बनता है तो सीधा बनता है तो उत्तल दर्पण होगा, लेकिन वस्तु के बराबर की बात कर दी तो समतल दर्पण होगा। क्लियर है? चलो दूसरा प्रश्न है माय डियर स्टूडेंट, परावर्तन के नियम किस प्रकार की सतह के लिए लागू होते हैं? ध्यान समझना, क्या कहा उन्होंने? कहा है कि परावर्तन के नियम किस प्रकार की धातु के लिए लागू होते हैं, किस प्रकार की सतह के लिए लागू होते हैं, ठीक है। देखो, परावर्तन के नियम किस प्रकार की सतह के लिए लागू होते हैं? समतल सतह के लिए लागू होते, गोली सतह के लिए लागू होते, सभी प्रकार की सतह के लिए लागू होते, केवल वक्र सतह के लिए लागू होते। तो हमने क्या बताया माय डियर स्टूडेंट, याद पढ़ाया था कि परावर्तन के नियम समतल दर्पण हो तब भी लागू होते हैं, गोली दर्पण हो तो गोली दर्पण के दो ही बनते, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण, दोनों के लिए लागू होते हैं। यानी परावर्तन के नियम समतल दर्पण और गोली दर्पण, क्योंकि समतल दर्पण गोली दर्पण दोनों प्रकार सतह के लिए लागू होते, इसलिए ऑप्शन नंबर सही सी होगा, क्योंकि सभी प्रकार के परावर्तक सतह के लिए लागू होते हैं, याद रखना। यानी परावर्तन के नियम सभी प्रकार के सतह के लिए लागू होते हैं। क्लियर है? चलो आगे चलो। आगे का है, यदि आपतित किरण परावर्तक सतह पर लंबवत हो तो आपतन कोण का मान होगा। क्या कहा? फिर समझ लो ध्यान से। उन्होंने कहा है, क्या कहा? फिर समझ लो। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा
यदि आपतित किरण परावर्तित सतह पर लंबवत हो, फिर समझ लो, यदि आपतित किरण परावर्तक सतह पर लंबवत हो, कैसी हो, लंबवत हो, यदि आपतित किरण परावर्तित सतह के लंबवत हो, देखो ऐसे, देखो हम समझना, ये देखो ऐसे करके बनता है, ऐसे करके बनता है, ऐसे करके, क्लियर, पता है आप लोगों को, ठीक, ऐसे बनता है। जब कोई प्रकाश किरण ऊपर से आती है, ऐसे करके ऊपर से आती है, अगर इधर मुड़ जाती है तो क्या बनता है, परावर्तन, ध्यान समझना, मुड़ जाती परावर्तन, नीचे आती तो क्या बनता है, अपवर्तन, ऐसे करके बताया था, ठीक। क्या कहा है, यदि आपतित किरण, ऊपर वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, ठीक, यदि आपतित किरण परावर्तक सतह पर, परावर्तक सतह मतलब यही तो है परावर्तक, यदि आपतित किरण परावर्तक सतह पर, यदि आपतित किरण परावर्तक सतह पर लंबवत हो तो आपतन कोण का मान होगा, तो आपतन कोण का मान होगा, ठीक है। अब ये प्रश्न है, यानी आपतित किरण यदि आपतित किरण परावर्तक सतह पर, परावर्तक यही तो है जहां से टकरा के लौटती। अब देखो अगर हम इसके ऊपर पॉलिश करते हैं, क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं, तो नीचे प्रकाश का नहीं निकलेगी, तो क्या होगा, प्रकाश परावर्तन, तभी घटना बनेगी, ठीक। ओके, यदि आपतित किरण परावर्तक सतह पर लंबवत हो तो आपतन कोण का मान होगा, आपतन कोण का मान कौन सा होगा, यही वाला कोण तो होता आपतन कोण, ये वाला कोण होता आपतन कोण, पहले बताओ, ये वाला कोण तो होता आपतन कोण नहीं होता, ये होता आपतन कोण, क्योंकि ये आपतन कोण होता है, ये परावर्तन कोण होता है, ये अपवर्तन कोण होता है। यदि आपतित किरण परावर्तक सतह पर लंबवत हो तो आपतन कोण का मान होगा, क्या पूछा, आपतन कोण का मान होगा। अब ध्यान समझ, अच्छा तुम एक तरीका से बिल्कुल क्लियर ऐसे समझ लो, देखो हम बिल्कुल साफ कर दें, अब साफ कर दिया, अब देखो ध्यान समझना, जैसे मान लो ये है, हम तो बिल्कुल समझा दें, ये है, इसके ऊपर हमने ये पॉलिश कर दी, ध्यान से आप समझ लो, ये पॉलिश करती। अब माय डियर स्टूडेंट, ये मेरा लंब है, ये लंब है, और इसी पर यदि कोई आपतित किरण लंबवत हो, कैसी, लंबवत हो, लंबवत जब होगी माय डियर स्टूडेंट, तो ये प्रकाश किरण इसी पर तो आएगी, इसी के ऊपर आएगी, तो आपको पता है आपतन कोण कहां बनता है, आपतन कोण बनता है आपतित किरण और अवलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। जब आपतित किरण अवलंब के ऊपर ही आ रही है तो कोण कुछ बनेगा नहीं, कोण कितना बनेगा, 0 अंश का बनेगा, ये बात क्लियर हो गई, क्लियर, बिल्कुल सिंपल। क्या था, यदि आपतित किरण परावर्तक सतह पर लंबवत हो तो आपतन कोण का मान होगा, तो वही है कि आपतित किरण जब अवलंब के ऊपर आ रही है, और जब जो हमारा कोण होते हैं, कोण हमेशा अवलंब से नापते हैं, तो अवलंब के ऊपर यारी दोनों के बीच में कोई दूरी है ही नहीं, अतः कितने अंश का कोण बनेगा, 0 अंश का कोण बनेगा। चलो आगे देखो, क्लियर है, चलो आगे का एक समतल दर्पण को 30 अंश से उसके अक्ष के परता घुमाया जाता है, तो परावर्तित किरण कितने कोण से घूम जाएगी, फिर समझो, एक समतल दर्पण को, क्या कहा, एक समतल दर्पण को, एक समतल दर्पण को 30 अंश से उसके अक्ष के परता घुमाया जाता है, क्या कहा, एक समतल दर्पण को 30 अंश से उसके अक्ष के परता घुमाया जाता है, तो परावर्तित किरण कितने कोण घूम जाएगी, समतल दर्पण। आप समझना, देखो टोटल अगर हम लंब की बात करें, समझ लो, टोटल अगर लंब की बात करें, टोटल मेरा 90 अंश का कोण बनता है, ध्यान समझना, बिल्कुल सिंपल था, सिंपल सवाल है, टोटल 90 अंश का कोण होता है लंब के साथ, ठीक, 90 अंश का, और घुमा हमने कितना दिया, 30, तो जो हमने 90, मेरा टोटल लंब 90 अंश का होता है, 30 घुमा दिया तो कितना बचा मेरा, 60 बचा, 60 अंश का कोण बनेगा, ऑप्शन नंबर सी सही है, हो गया क्लियर। चलो, परावर्तित किरण कितने कोण से घूम जाएगी, 60 अंश के कोण से घूम जाएगी। अगला है, एक बिंदु समान वस्तु को दो समतल दर्पणों के बीच रखा गया जो एक दूसरे के समांतर हैं, तो प्रतिबिंबों की संख्या होगी, क्या पूछा, तो प्रतिबिंबों की संख्या होगी, क्या पूछा माय डियर स्टूडेंट, तो हमसे पूछा है प्रतिबिंबों की संख्या होगी। ओके, तो आपको एक बात पता है कि प्रतिबिंबों की संख्या हम कैसे निकालेंगे, हमें क्या निकालना है, ठीक है, हमें प्रतिबिंबों की संख्या निकालनी है। अब देखो प्रतिबिंबों, पहले तो मेरा एक अच्छा छोटा सा, पहले इसको साफ करते हैं, छोटा सा फॉर्मूला देख लो। जब हम आपसे ये बात करें किसकी, प्रतिबिंबों की, जब आपसे हम प्रतिबिंबों की संख्या की बात करें, तो एक छोटा सा फॉर्मूला होता है माय डियर स्टूडेंट, 360, क्या है, 360 अंश ऊपर लेंगे, और नीचे जितना आपको कोण दिया, दो दर्पणों, जैसे मान कहने का उनका मतलब है, दो दर्पण ऐसे रख दें हम थोड़े सटा के, तो उनके बीच में बहुत सारी प्रतिबिंब बनेंगे एक दूसरे में, इधर उधर बनते जाएंगे, तो उनके बीच में कितने अंश का कोण बन रहा है, बस, यानी 360
बटे जितनी अंश का कोण बनता है उसका भाग दे दो, जो आंसर आएगा वो आपका क्या आएगा, वो आपकी प्रतिबिंबों की संख्या कहलाएगी। यानी प्रतिबिंबों की संख्या बराबर 360 बटे n, जहां n दोनों दर्पणों, दोनों समतल दर्पणों के बीच का कोण है। ठीक, अब इनसे एक बात और याद रखनी है। क्या याद रखनी है? देखो, यदि स्मॉल n का हमने इसमें भाग दिया, यदि इसमें हमने स्मॉल n का भाग दिया, मतलब थीटा का भाग दिया, चाहे समझ लो इसमें ऐसे ही है, थीटा जो भी समझो तुम, ऐसा समझ लो जैसे मान लो n इधर है तो इधर थीटा मान लो। ठीक है, तो जितने कोण का इसमें भाग दिया, यदि आपकी सम संख्या, ध्यान रखना, यदि आपकी सम संख्या है तो उसमें से एक कम कर देना, वो आपकी प्रतिबिंबों की संख्या होगी, और यदि आपकी विषम संख्या है तो आपका आंसर वही होगा, वही मान लेंगे। ठीक, अब देखो, अब इस सवाल को हम कैसे लगाएंगे। देखो, जैसे हमने मान लिया 360 अंश का, 360 अंश ऊपर जाएगा, नीचे देखो, नीचे का एक दूसरे के समांतर है, तो पता है माय डियर स्टूडेंट, जब दो एक दूसरे के समांतर है तो उनमें कितने अंश का कोण बनेगा, 0 अंश का, तो 360 में 0 का भाग देंगे। आपको पता है जब किसी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो आंसर क्या आता है, इन्फिनिटिव, अनंत आता है। जब किसी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो आंसर क्या आता है, अनंत, यानी इन्फिनिटिव आता है। तो वही हो गया, तो प्रतिबिंबों की संख्या कैसी होगी, अनंत होगी। ये रहा, तो प्रतिबिंबों की संख्या कैसी होगी, तो प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होगी। समझ में आ गया? चलो आगे देखो, कहां पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। ध्यान रखना, ये तो बिल्कुल रटा होगा। कहां पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? कहां रखी होती वस्तु, याद करो। कौन सी ऐसी हमने कंडीशन आपको बताई थी, जिस कंडीशन में वस्तु को कहां रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण, फोकस पर बनता है, अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। तो एक ही कंडीशन है, कौन सी, अनंत पर। ये तो सबसे पहली कंडीशन है। जब वस्तु अनंत पर रखी होती तो प्रतिबिंब कहां बनता है, फोकस पर, और जब वस्तु फोकस पर होती तो प्रतिबिंब कहां बनता है, अनंत पर। सही, आगे देखो, एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच, क्या कहा, एक अवतल दर्पण में, ठीक है, एक अवतल दर्पण में, ओके, एक अवतल दर्पण की हम बात कर रहे हैं। हाँ, क्या बात करते माय डियर स्टूडेंट, अवतल दर्पण। तो इसकी हमने कंडीशन आपको पढ़ा रखी है। ठीक है, चलो पेन लेना है। चलो देखो क्या बताया, हाँ, तो ये जो तो हो गया, कहां बनेगा, अनंत पर बने। आगे देखो, एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच में है तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। ध्यान रखना, बिल्कुल ध्यान समझो। एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव, कौन सी कंडीशन है, छठवीं कंडीशन, याद करो। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी होती है तो छठवीं कंडीशन बताई थी। ठीक है, थी, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखी होगी, कौन सी कंडीशन थी, छठवीं। और जो आपकी छठवीं कंडीशन थी, उस स्थिति में हमने आपको प्रतिबिंब कहां बताया था, हमने बताया था उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे कैसा बनता था, आभासी और वस्तु से बड़ा। याद आ गया, बिल्कुल क्लियर है। यानी जब अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी होती है तो उस स्थिति में वस्तु का जो प्रतिबिंब था वो कहां बनता था, वो आपका प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे, आभासी और सीधा, और वस्तु से बड़ा। क्लियर है? ठीक है, इन कंडीशन में एक बार ऐसा करो, एक टेबल बना लो छोटी सी, ठीक है, उनको एक दृष्टि में देख लो। ठीक है, अगले वीडियो में आपको क्लियर कर देंगे। आगे देखो, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु रखी है, उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, याद करो। एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर, तो ये एक आपकी ऐसी कंडीशन है जो हमने बताई थी कि जब वस्तु वक्रता, कौन सी ऐसी कंडीशन है जिस पर वस्तु को वहां रखा जाए उसका प्रतिबिंब भी वही बनता है, वक्रता केंद्र पर। याद है, रटा रखा है। एक अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, वक्रता केंद्र पर लगभग वस्तु के बराबर वास्तविक तथा उल्टा बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। आगे देखो, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब का आवर्धन होगा। ठीक है, आवर्धन वाले अभी थोड़ा सा, हाँ, ये वाली हेडिंग आपकी अभी रह गई है। ठीक है, ये नहीं बताया, कुछ बिल्कुल सिंपल सा है, बता दें। देखो, आवर्धन क्षमता का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट, देखो, आवर्धन क्षमता का मतलब होता है वस्तु की, प्रतिबिंब की लंबाई, ध्यान समझना, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। जैसी निगेटिव पॉजिटिव हो उनको ले लेते वैसी प्रकार, क्योंकि अगर प्रतिबिंब ऊपर बनेगा तो आई पॉजिटिव और ओ भी पॉजिटिव, अगर नीचे बनेगा तो एक निगेटिव एक पॉजिटिव। ठीक है, आगे देखो, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब आवर्धन होगा। अब याद करो बस माय डियर स्टूडेंट, हमने आपको बताया था जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होगी, ध्यान समझना। अब यार जो 8वीं कंडीशन है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी तो उस समय आवर्धन क्षमता निकालें। तो हमने क्या बताया, जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, कहां बनता है, वक्रता केंद्र पर बनता है। साइज कैसा होता है, वस्तु के बराबर बनता है। ध्यान समझना,
अगर वस्तु, जैसे समझ लो हमने मान लिया, माना वस्तु की लंबाई x मीटर की है, तो प्रतिबिंब भी x मीटर का बनेगा। तो और प्रतिबिंब कहां बनेगा, वस्तु रखी जाएगी ऊपर की ओर सीधी, यानी वस्तु की लंबाई हमने ले ली पॉजिटिव, लेकिन प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब तो नीचे की ओर बनेगा, उल्टा बनता है प्रतिबिंब जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है। और नीचे की दूरी कैसी लेंगे, माइनस, तो x काट देंगे, जब कोई चीज सेम चीज करती है तो आंसर क्या आएगा, -1, अतः -1 आंसर आ गया। समझ में आ गई? बढ़िया प्रश्न लगा, नहीं लगा? हमें भाई बहुत अच्छा लगा प्रश्न, आपको ना लगा? ठीक है, देखो तो आंसर क्या होगा, तो आपका जो आंसर होगा, तो जो आपका आंसर था, हाँ जो आपका आंसर था वो क्या था, जो आपका आंसर था वो था -1। कैसे, बिल्कुल समझा दिया हमने कि आवर्धन क्षमता m बराबर, वस्तु हमेशा माय डियर स्टूडेंट मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर रखते, ऊपर की दूरी पॉजिटिव होती है, तो हमने माना वस्तु की लंबाई x है। ठीक, सॉरी गलत हो गया, वस्तु की लंबाई नहीं माना होगा, वस्तु की लंबाई हमने x मान ली, ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर पुट ना करो, वस्तु की लंबाई हमने x मान ली, क्यों, फॉर्मूला पहले देख लो, फॉर्मूला होता है माय डियर स्टूडेंट m बराबर I/O, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव अपने हिसाब से लेंगे, तो m बराबर I/O होता है। अब देखो m बराबर, हमने वस्तु की लंबाई x मान ली, x, तो प्रतिबिंब भी उतना सेम बनेगा वक्रता केंद्र पर, x का बना, लेकिन वस्तु के प्रतिबिंब बनता है तो नीचे की ओर बनता है, नीचे की दूरी कैसी होती है, -y होती है, यानी -x, और ऊपर की दूरी x, तो x कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, x जब कैंसिल हो जाएगा आंसर आ जाएगा -1, अतः यहाँ का -1। अब क्लियर हो गया, ये क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया, तो आंसर -1। अतः अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब का आवर्धन होगा, वो होगा -1। आगे देखो 10वां का है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, याद करो, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है, हमेशा सीधा एवं आभासी, बिल्कुल सही बताया था अभी सबसे पहले ऑप्शन, देखो इधर क्या था कि सदैव आभासी बनता है तो उत्तल में ही बनता है, सीधा बनता है सदैव उत्तल बनता है, वो उत्तल बनता है, लेकिन वस्तु के बराबर जो बनता है वो सिर्फ एक ही कंडीशन बताई थी, वो बताई समतल दर्पण, समतल दर्पण प्रतिबिंब सदैव आभासी, सदैव सीधा और सदैव वस्तु के बराबर बनता है, ये किसकी कंडीशन, समतल, अगर बराबर शब्द हटा दो तो उत्तल बनता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है, हमेशा सीधा और आभासी, उत्तल दर्पण द्वारा बना जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा सीधा और आभासी होता है। क्लियर, आगे चलो। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है, अब देखो क्या बताया, कौन सा दर्पण लगा होता है, याद करो, मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है, उत्तल दर्पण, बताया था, यानी मोटर गाड़ी के सामने उत्तल दर्पण लगा होता है। आगे क्या है, आगे एक गोली दर्पण, एक गोली दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आवर्धन m ऋणात्मक है, इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब ऋणात्मक है, कैसा है, हाँ बना प्रतिबिंब ऋणात्मक है। अब माय डियर स्टूडेंट ध्यान समझना, अब हाल जो, अब देखो कितना बढ़िया प्रश्न आया, सवाल नंबर 9 को देखो, सवाल नंबर 9 में देखो यहाँ पर -1 वैल्यू कब आई थी, ध्यान समझना, -1 वैल्यू कब आई थी, -1 वैल्यू तब आई थी जब आपका प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा नीचे की ओर बनता, तभी तो -1 आया था, बस वही उसने पूछ दिया, क्या पूछ दिया, वही उसने यहाँ पर प्रश्न कर दिया, गोली दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन m ऋणात्मक है, मतलब जो आवर्धन क्षमता है वो ऋणात्मक है, इसका क्या अर्थ है, इसका एक ही अर्थ है कि उसका जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक और कैसा बनता है, उल्टा बनता है। इज दैट क्लियर, हो गई, यानी माइनस चिन्ह यही बताता है कि प्रतिबिंब आपका वास्तविक और उल्टा बनता है, और प्लस चिन्ह ये बताता है कि आपका प्रतिबिंब आपका सीधा और आभासी बनता है, सीधा बनेगा तो आभासी अपने आप बनेगा। क्लियर है, चलो 13वां सवाल है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, रटाइए बिल्कुल, हमने याद करो, समतल दर्पण की फोकस दूरी हमने सवाल में लिख के सब कुछ पीडीएफ में दी है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, कितनी होती है, अनंत होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। अगला है फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, हमने रटाया है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की r आधी होती है, यानी r बराबर 2f, याद किया जब डेरिवेशन किया था वहां पर हमने ये चीज अप्लाई की थी, कौन सी, कैपिटल R बराबर 2f अप्लाई किया, तभी डेरिवेशन किया था, यानी r की जगह 2f रखा था, तो 2 का इधर भाग दे दो तो f बराबर क्या बन जाएगा, f बराबर फॉर्मूला बन जाएगा r/2, बात तो वही है, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, आगे देखो, उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का आवर्धन होगा, क्या कहा, उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का आवर्धन होगा, तो आपको पता है माय डियर स्टूडेंट कि उत्तल दर्पण में जब भी हमारा प्रतिबिंब बनेगा तो कैसा बनेगा, 1 से कम, उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का जो आवर्धन होगा वो कैसा होगा, 1 से, उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का जो आवर्धन होगा वो होगा 1 से कम, कैसा होगा माय डियर स्टूडेंट, 1 से कम होगा। क्लियर है, ठीक है,
तो आज हम इतने ही आपको लिए प्रश्न लाए थे, ठीक है। तो ये आपका पहला वीडियो था प्रश्न का। देखते हैं, हमें आशा है कि आपको ये जो हमने आपको सवाल बताए आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। कैसे लगे होंगे? बहुत बढ़िया सवाल लगे होंगे। जैसा भी लगे इस वीडियो को, अच्छा बुरा अगर आपको बताना, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसी तरह के और भी वीडियो बनाएं। अगर आपको अच्छा ना लगा हो तो इस तरह की वीडियो आप नहीं बनाएंगे, ठीक है। जैसा भी लगे आप बताना, आपको जैसा लगे आप बताना, अच्छा लगे तो वीडियो बना देंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। ओके, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, खुश रहें खुशहाल रहें। ओके, गुड बाय।